नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। महिला अपराध को लेकर योगी सरकार का जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है, यानी कि जो महिलाओं के अपराध है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जाए। इसीलिए एक संशोधन किया गया है। दंड संहिता उत्तर प्रदेश 2022 में एक संशोधन किया गया और ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में जो महिलाओं से या बेटियों से जो भी यौन दुर्व्यवहार होते हैं उनमें अग्रिम जो जमानत है वो नहीं मिलेगी। यानी कि इन अपराधों में अब जो पहले अग्रिम जमानत मिल जाया करती थी, अब इन अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। यानी कि आने वाले दिनों में एक बड़ा व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा और जो महिला सुरक्षा का दायरा है वो भी बढ़ेगा। आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पूरा मामला, इसके साथ साथ एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं वो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। पेश है खास रिपोर्ट। अपराध के खिलाफ योगी सरकार सीना ताने खड़ी है। जिन अपराधियों का कभी सिक्का चलता था वो या तो जेल में हैं या फिर घर में दुब के बैठे हैं। पर कुछ ऐसे भी अपराधी हैं जो हमारे आपके आसपास समाज में हैं और मौका मिलते ही हमारी बहू बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं। नाबालिग बेटियों के साथ दुराचार के मामलों पर योगी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। अब दुराचार के मामलों में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। इसको लेकर विधानसभा में दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन बिल 2022 पास हो गया है। महिलाओं के प्रति होने वाले सभी अपराधों को लेकर सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सरकार ने महिला अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कई बड़े निर्णय लिए हैं। कल महिलाओं के लिए समर्पित विधानसभा के एक दिन के सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला हितों और उनकी सुरक्षा की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया है। एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं कि महिला बाल अपराधों के मामले में कमी आई है, पर अभी भी अंकुश लगना बाकी है। इसीलिए लगातार कानून को सख्त बनाया जा रहा है। यूपी में 2019 की तुलना में 2021 में महिलाओं और बच्चों के अपराध में कमी आई है। बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में 11.11% की कमी दर्ज की गई है। 2019 में यूपी में बच्चों के खिलाफ 18,943 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2021 में ये संख्या घटकर 16,838 हो गई है। 2019 में महिलाओं के खिलाफ 59,853 मामले दर्ज किए गए थे। 2021 में महिला अपराधों की संख्या घटकर 56,083 हो गई है। शायद इसीलिए गुनाहगारों को लगातार सजा मिल रही है। यूपी में महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध बलात्कार में अब अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 सदन में पास हो गया है। महिला बाल अपराध के मामलों पर कानून सख्त हो गया है। 1323 अपराधियों को आजीवन कारावास दिया गया है। 10 वर्ष से अधिक सजा पाने वालों की संख्या 3,420 है। ऐसे मामलों में 1,431 लोगों को अर्थदंड भी देना पड़ा है। 4,751 लोगों को जिला बदर भी किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन बिल 2022 से अपराध में कमी आएगी। यौन अपराध में अग्रिम जमानत न मिलने से यौन अपराध में कमी आएगी। यौन अपराधों के जैविक साक्ष्य को त्वरित संग्रहित करने में मदद मिलेगी। साक्ष्यों को नष्ट होने से रोकने में भी सहायता मिलेगी। अब साक्ष्यों को नष्ट होने की संभावना कम रहेगी। पीड़िता के साथ गवाहों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकेगा। अपराध के नियंत्रण में योगी सरकार के प्रभाव और काम का असर नजर आ रहा है। महिलाएं और बेटियां अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं, पर समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ऐसे मामलों को नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत शिकायत करें ताकि सुरक्षा का दायरा और बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो महिला सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो आने वाले दिनों में जो महिला सुरक्षा का दायरा है वो और मजबूत हो सके। इसीलिए ये बिल लाया गया और इसका मतलब यही है कि अब अगर बेटियों के साथ या महिलाओं के साथ ऐसा भी कोई भी दुर्व्यवहार होता है, यौन अपराध होता है, तो उसमें अग्रिम जो जमानत है वो अब नहीं मिलेगी। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ महेश गुप्ता जी हैं, वकील हैं, हाईकोर्ट से जुड़े हुए। इसके साथ साथ विजय उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। इसके लिए महेश जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। महिला दुराचार के मामले में ये जो बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्या आपको लगता है पॉक्सो एक्ट और भी मजबूत होगा इससे? नहीं, हमारा मानना है कि पॉक्सो एक्ट जो मजबूत तो ऑलरेडी पहले से ही है। सबसे बड़ी दिक्कत समस्या वहां पर आती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर प्रॉपरली जो एग्जीक्यूशन जो भी एक्ट आ रहा है उस एक्ट का अगर प्रोविजनली उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर अगर होता है तो बेशक ही मेरे हिसाब से कमियां आएंगी पॉक्सो एक्ट में। बड़ा बदलाव देखने को मिला। विजय जी, कितना बड़ा बदलाव देखते हैं जब हम महिला सुरक्षा के दायरे की बात करते हैं, उनको सुरक्षित करने की बात करते हैं, खास तौर से जो बेटियां हैं उनकी सुरक्षा के दायरा की हम जब बात करते हैं, तो कितना बड़ा बदलाव आप समझते हैं?
देखिए, ये बहुत सख्त कदम है। सख्त कदम इसलिए है कि अभी कुछ साल पहले ही जो एंटीसिपेटरी बेल है यानी अग्रिम जमानत की सुविधा दी गई थी सीआरपीसी में, 438 में वकील साहब 438 में प्रोविजन है, लेकिन अब उसी में संशोधन करके रेप से जुड़ी हुई जितनी धाराएं हैं 376A, 376, 376A, 376B, जितनी भी धाराएं हैं उनमें अग्रिम जमानत की सुविधा खत्म कर दी गई। और पॉक्सो एक्ट में भी जो जितनी भी धाराएं हैं, पॉक्सो एक्ट पूरा पॉक्सो एक्ट जितनी भी धाराएं हैं जो भी लगेगी, उसमें जो आरोपी होगा वो हाई कोर्ट से या लोअर कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं ले पाएगा। ठीक है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा वही कि एक तो जो आपकी रिपोर्ट बहुत कंपैक्ट रिपोर्ट थी, मैं उसकी तारीफ जरूर करूंगा। उसमें कहा गया कि गवाहों को नहीं धमकाया जा सकेगा और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी और पीड़िता पे भी दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। तो ये जो चीज है ये बहुत जरूरी है। इसमें प्रोविजन ये भी होना चाहिए। आज जब विधानसभा में बहस हो रही थी और सरकार की गंभीरता ये देखिए कि आज ही ये संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित हुआ और आज के दिन ही विधान परिषद से भी पारित करा दिया, यानी कि ये आज शाम तक रात तक राज्यपाल के यहाँ पहुंच जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये बाकायदे संशोधन विधेयक उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा। अब इसमें एक काम और करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो कानूनी प्रोविजंस हैं, खासतौर पर महिलाओं से जुड़े हुए, बच्चों से जुड़े हुए अपराध का, इसको कम से कम हाई स्कूल के सिलेबस में सभी शामिल करना चाहिए। बच्चों को संक्षिप्त में ये जानकारी देनी चाहिए, या हाई स्कूल में ना करें तो 11th और 12th के बच्चों को जरूर बताएं। एक कानून किस अपराध की क्या सजा है, क्या उसमें सख्ती है, ये अगर जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए इंटरनेट और फिल्मों ने हमारे सामाजिक जीवन के ताने बाने को बहुत डिस्टर्ब किया है और उसमें सख्त कानून है, ये समाज को पता होगा तभी तो वो हिचकेगा। लेकिन अगर जानकारी ही नहीं है कि क्या होता है किसी गलत कदम के उठने से, तो वो जब तक उसको इम्पैक्ट नहीं मालूम होगा तब तक वो कदम उठा देगा, यानी अज्ञानता के वश में वो कई बार ऐसी हरकतें कर जाता है। मुझे लगता है कि इसको सिलेबस में भी ले आना चाहिए, या स्कूलों में एक अलग से एक वकीलों का, जजों का पैनल बना के 10-12 पन्ने की एक ऐसी जानकारी वाली किताब जिसपे कोई एग्जाम न लिया जाए, लेकिन बच्चों से जरूर जो उनके स्कूल के अंदर एग्जाम होते हैं उसमें जरूर पूछ लिए जाए सवाल कि क्या आपको इन कानूनों की जानकारी। मुझे लगता है इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। काफी वैलिड पॉइंट विजय जी आपने उठाया। महेश जी, कानून बहुत हैं, कानून, क्या आपको लगता है कानूनों का प्रचार प्रसार करने की जरूरत है ताकि हर व्यक्ति को पता हो या फिर ऐसे अपराधियों को पता हो कि अगर ऐसा वो कुछ करते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी? आपको लगता है कि प्रचार प्रसार करना चाहिए? देखिए, मैं इसमें उपाध्याय जी की बात का पूरी तरीके से समर्थन करूंगा और साथ ही साथ में मैं कुछ चीजें अपनी तरफ से जरूर जोड़ना चाहूंगा जी। जैसा कि अपने जैसे बच्चे हैं, अगर घर पे छोटे बच्चे हैं तो उनकी मदर का सबसे पहला राइट बनता है, उनको बच्चों को बताना चाहिए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। बच्चों को जब इन चीजों को पता है, क्योंकि एक अबोध बालक जो होता है, बच्चा जब स्कूल में जाता है उसको इन चीजों की जानकारी नहीं होती कि कोई उसको गुड टच में टच कर रहा है कि बैड टच में टच कर रहा है। अगर एक बच्चों को स्कूल में पहले से ही एजुकेशन दी जाए, उसकी मदर उस चीज को एजुकेशन दे बच्चियों को कि बेटा इस तरीके से ये गुड टच है, ये बैड टच है, इन चीजों को एजुकेशन नर्सरी से ही बच्चों को देनी चाहिए। अगर आप हाई स्कूल तो काफी बड़ी एज हो गई, तब तक जाते जाते बच्चे को बहुत लाइफ स्पैन उसका निकल जाता है। मेरा अपना ये मानना है कि नर्सरी से ही बच्चों को इस चीजों के बारे में बताना चाहिए कि लाइफ स्पैन क्या, गुड टच है क्या, बैड टच है। बिल्कुल, साथ ही साथ शासन को इसमें और भी सख्ती करते हुए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे भी जोर डालना चाहिए। ये सिर्फ कर्तव्य ना ही सिर्फ न्यायालय का ही कर्तव्य नहीं है, साथ ही साथ बाकी एजेंसियों की भूमिका भी बहुत अहम है, बिल्कुल सुनिश्चित की जानी चाहिए इस बिल। बिल्कुल, बाकी एजेंसियों की भूमिका बहुत है। विजय जी, क्या आपको लगता है महिलाओं को, बेटियों को भी जागरूक करने की जरूरत है कि ऐसी कोई घटना, पहली बात तो घटे ना, अगर घटती है तो उस समय वो क्या बचाव कर सकती है, क्या उनके जहन में आ सकता है? सेल्फ डिफेंस की कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं तक कोई बेटी या महिला पहुंचे ही ना। देखिए, असल में बेटियों से ज़्यादा बेटों को अवेयर करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ऐसे परिवार में जहाँ से ऐसे बच्चे निकल के आते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, कई बार समूह में बच्चे इस तरह की घटनाएं अंजाम दे देते हैं, कई बार नशे की हालत में अंजाम दे देते हैं, कई बार अज्ञानता में, या जो हार्मोनल डिसऑर्डर क्रिएट करता है, मैं उसे डिसऑर्डर ही कहूँगा क्योंकि अगर आपने गलत काम कर दिया तो डिसऑर्डर है। हार्मोन ऐसी चीज है जो किशोरावस्था और युवा बच्चों को गलत रास्ते पे लेके कई बार चला जाता है। तो बहुत जरूरी है उनकी काउंसलिंग रेगुलर हो, और स्कूलों में ये जरूर कराया जाना चाहिए, टीचर्स को बताया जाना चाहिए, उनके ऊपर तमाम पाठ्यक्रम का प्रेशर है। एक अच्छा स्टूडेंट वहां से निकल के आता है स्कूल से, पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वो सामाजिक रूप से एक अच्छा नागरिक नहीं है
तो उसकी पढ़ाई व्यर्थ है। मुझे लगता है कि सरकार की जो सख्ती है, अगला कदम इस सख्ती के साथ, जैसा वकील साहब ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो बाकी एजेंसियां हैं उनको भी संवेदनशील खास तौर पे पुलिस को, जो विवेचना अधिकारी बनेगा इसमें, वो उसकी जिम्मेदारी है कि सबूतों को तुरंत जुटाए, फोरेंसिक की पूरी सहायता ले। चिकित्सा विभाग का जो रोल इसमें है, जहां पे मेडिकल टेस्ट की जरूरत होती है उसको प्रॉपर तरीके से कराया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी सबूत छूटे ना, ताकि जो क्रिमिनल है जिसने अपराध कारित किया है उसको सजा जरूर मिल जाए। और क्या सजा क्यों दी जाती है? सजा तो समाज को बदलने के लिए दी जाती है। एक उदाहरण सेट किया जाता है कि देखो अगर गलत काम करोगे तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तो जो ये जरूर मिलेगी वाली बात है वो, अब जैसे एक मुख्तार अंसारी साहब हैं, लंबे समय से अपराध किए जा रहे थे, 59 मुकदमे हैं और उनको सजा नहीं मिलती थी। 44 साल के अपराध के जीवन में उनको पहली बार दो दिन कल और आज उनको सजा मिली। ऐसे ही मामलों में रेप के मामले अगर 20 साल चले तो आप सोच सकते हैं कि एक अगर 17 साल की लड़की या 20 साल की लड़की के साथ रेप हुआ और वो 20 साल तक केस चलता रहा, तो वो युवा अवस्था में उसके बच्चे होंगे, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन केस चलता रहता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और भी जो प्रोविजंस हो सकते हैं, मुझे लगता है कि सरकार को करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए जब आप कदम बढ़ाते हैं तो उसमें कई रास्ते निकलते हैं और उन सब रास्तों पे काम करना पड़ता है। कई रास्ते निकलते हैं पर कई समस्याएं भी आती हैं। महेश जी, जैसे सर इंगित कर रहे हैं कि क्या आपको लगता है न्याय में देरी होना भी एक अपने आप में बड़ी समस्या है? वर्षों सालों दर साल इंतजार करना पड़ता है। अगर ऐसी कोई पीड़िता को 10 साल 15 साल इंतजार करना पड़ता है तो कितनी मानसिक प्रताड़ना होती होगी। क्या आपको लगता है कि ऐसे में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है या वकील हैं या विवेचना अधिकारी हैं, इनको भी और संवेदनशील होने की जरूरत है? नहीं, आवश्यक, बिल्कुल आवश्यकता है इनको। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आती है, देखिए सार्वजनिक रूप में क्या चलता है मुझे उससे मतलब नहीं है। जो जनरली हम लोग ट्रायल फेस करते हैं तो उसमें समस्या कहाँ पर आती है? ट्रायल में सबसे बड़ी समस्या ये आती है, जो एक इन्वेस्टिगेशन टीम जब बनती है, जब भी एक एक्ट में एक स्पेसिफिक प्रोविजन है कि इस तरीके से आप विवेचना करेंगे, दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ जो एसआई या जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको प्रॉपर उस चीजों की जानकारी ही नहीं होती है। ऐसे में कई 2-3 ट्रायल ऑलरेडी फेस कर रहा हूँ, जिनको मैं ट्रायल कर भी रहा हूँ। होता क्या है, डीबी एक्ट महिलाओं के संरक्षण में नियम बनाए गए, मगर उस नियमों का दुर्भाग्यवश उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो या तो सबसे पहले साथ ही साथ इस एक्ट में जो मिसयूज करें उनके खिलाफ भी एक्शन होने चाहिए, ऐसी भी सख्ती होनी चाहिए। और साथ में अगर विवेचना अधिकारी की अगर उसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उनके सिर्फ विभागीय जांच नहीं होनी चाहिए, परमानेंट उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कड़े फैसले लेने की जरूरत है। विजय जी, क्या आपको लगता है जो जैसे महेश जी कह रहे हैं कि जो विवेचना अधिकारी है उनको पता ही नहीं कि कैसे उनको विवेचना करनी है, कैसे उनको सबूत इकट्ठे करने, क्या आपको लगता है ऐसे जो मामले जो बहुत ही गंभीर मामले हैं, ऐसे में क्या उनको भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है ऐसे मामलों में कि वो कैसे अपने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, असल में पुलिस के पास काम बहुत है और ये कई बार बहस हुई कि पुलिसिंग और विवेचना दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि विवेचना और पुलिसिंग एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि अलग करने में भी बहुत सी दिक्कतें हैं। लेकिन विवेचना अधिकारी संवेदनशील हो, न्यायप्रिय हो और कानूनों की उसे सम्यक जानकारी हो, फोरेंसिक एविडेंस के बारे में उसे पूरी जानकारी हो। ये चीजें जो बहुत ही प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो किसी भी विवेचना अधिकारी के लिए बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जब विवेचना कमजोर हो जाती है, विवेचना ठीक से नहीं होती है, तो कोर्ट भी कह देती है कि दोबारा विवेचना करके आइए, इसमें ये चीजें कमी है। तो जब दोबारा होती है तब तक पता लगता है कि पुराने सबूतों के साथ बहुत हेरफेर हो जाता है, चीजें बदल जाती हैं। लेकिन आज जो मुद्दा आपने रखा है, मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों से ज्यादा जो सरकार ने सख्त कदम उठाया है, इसका अगर हम देखें कि किस तरीके से आगे इम्पैक्ट होगा। जैसे एनसीआरबी के आंकड़े में हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से देखें तो जो अपराध की संख्या है दूसरे राज्यों से हमारे यहाँ कम है, वो और कम कैसे हो। और खास तौर पे जो महिलाओं को लेके अभी जो अपराध हुए हैं पिछले दिनों कुछ महीनों में, उसको लेके सरकार की जो चिंता है उसका परिणाम है ये जो विधान सभा में आया। और कब आया? जब महिला खुद सदन चला रही थी उस दिन इसे पेश किया गया, उस दिन पेश किया गया और आज इसे पारित कर दिया। 24 घंटे के अंदर पेश हुआ, पारित हुआ, विधान परिषद में भी पारित हो गया और मुझे लगता है कि 36 घंटे में वो क्रियान्वित हो जाएगा, यानी राज्यपाल की मंजूरी भी मिल जाएगी उसको। और जो ऐसे मामले जहां भी होंगे वहां पे जो आरोपी होंगे
वो जरूर जेल में ही रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक ट्रायल चलेगा, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वरना कानूनों से लोगों का भरोसा उठ जाता है। मुझे बाबा भारती और खड़क सिंह, डाकू खड़क सिंह की कहानी याद आती है, हार की जीत, जिसमें एक डाकू जो है साधु के वेश में बाबा भारती का घोड़ा छीन ले जाता है, तो बाबा कहते हैं इस घटना की जिक्र मत करना, वरना साधुओं से भरोसा उठ जाएगा। तो भरोसा ना टूटे कानून से, लोग इस पे भरोसा करें और सही मुलजिम जो है उसी को सजा मिले, बहुत जरूरी है, ताकि ट्रायल कोर्ट को, वकीलों को बहस करने में कहीं भी कोई असुविधा ना हो। सरकार सख्त है, सिस्टम को भी उसी तरीके से सख्त होना चाहिए। ये इसका एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। महेश जी, हम सभी जानते हैं कि न्याय पाना काफी महंगा भी है और समय भी बहुत लगता है। ऐसे में जो वकीलों की भूमिका को आप कितना महत्वपूर्ण देखते हैं, खासतौर से जब ऐसे गंभीर अपराध के मामले सामने आते हैं और दूर दराज की ग्रामीण महिलाएं जो आर्थिक रूप से उनका परिवार उतना मजबूत नहीं, उतना वो न्याय पाने के लिए उतना समर्थ नहीं, क्या आपको लगता है कुछ ऐसे संगठन वकीलों के जो निःशुल्क उनकी लड़ाई लड़ सके, उनको न्याय दिलाने में मदद कर सके, इसको भी आगे, ऐसे लोगों को भी आगे आना चाहिए? ये बिल्कुल आवश्यक आना चाहिए और मैं ऐसा करता भी हूँ, अपने आप में स्वयं मैं करता भी हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ दैट इज अ जेन्युइन केस, अगर मुझे लगता है कि हाँ ये जेन्युइन केस है, तो मैं पूर्ण रूप से अपने दायित्वों का जरूर निर्वाह करता हूँ। मगर दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश सरकार द्वारा लीगल कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अब इसके लिए भी अवेयरनेस लोगों के होना चाहिए कि लीगल कमेटी काम कर रही है। लोगों को जानकारी ही नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा भी इनको सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यदि आपके पास अधिवक्ता की नियुक्ति नहीं करने की सक्षमता नहीं है, तो आप राज्य सरकार से उसके लिए आप सहायता मांग सकते हैं, मगर इसके लिए अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अगर ऐसी अवेयरनेस भी फैला दी जाए समाज में, बीइंग एडवर्टीजमेंट और बाय चैनल, बहुत से माध्यम है, इन चीजों से तो जरूर इन चीजों का कमी आएगी। विजय जी, देखिए, मुझे जहां तक जानकारी है, एक तो जितने भी क्राइम के मुकदमे होते हैं उसमें स्टेट पार्टी होती है, यानी राज्य सरकार खुद पार्टी होती है, तो इसलिए राज्य सरकार के वकील होंगे, राज्य सरकार का इन्वेस्टिगेशन अफसर ही होता है, सरकार वकील भी खड़ा करती है, और उसमें पार्टी जो कंप्लेनेंट है उससे ज्यादा बड़ी भूमिका राज्य सरकार की होती है, क्योंकि क्राइम के सारे मुकदमे राज्य बनाम अपराधी होता है, तो इसलिए एक तो राज्य की भूमिका वहां हो गई, तो राज्य का वकील होता ही होता है, तो वकील की कोई समस्या नहीं। दूसरा, विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में है, जहां से सुविधा मिलती है। तीसरा, हाई कोर्ट में, खुद हाई कोर्ट में पैनल बने हुए हैं ऐसे वकीलों के जो फ्री लीगल सुविधा देते हैं, तो कई स्तरों पे है। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि क्राइम के सारे मामले तो खुद राज्य उसमें वादी बन जाता है, तो इसलिए ये इशू नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक चीज खंडन करना चाहूंगा छोटा सा। जब एक मुकदमा दर्ज हो जाता है तब ये समस्या आती है, तब ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। मगर जब किसी पीड़िता के साथ जब कोई घटना घटित हो जाती है, उस वक्त उसके पास कोई बताए चारा नहीं होता है, वो किसी एडवोकेट को और नहीं हायर कर पाता है। ऐसी परिस्थितियों में अपने आप में एक छोटे छोटे पैनल्स बनने चाहिए, छोटी छोटी जगहों पे जो लीगल एड कमेटी है वहां पर जा करके उनको जाकर के फिजिकली एडवोकेट जा करके थाने पे जा करके एक एफआईआर रजिस्टर्ड कराए। ये जो आप सुविधा बता रहे हैं, ये सुविधा आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होती है, उससे पहले कोई सुविधा उपलब्ध रहती है, पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर थानों में ऐसे लीगल कमेटियों के नंबर उनके डिस्प्ले कर दिए जाए, वहां लिख दिए जाए, वॉल पेंटिंग कर दी जाए, तो हमें लगता है काफी। इस पे मैं एक चीज और कहूंगा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इतने वर्षों में आज तक कभी भी किसी भी थाने के आगे किसी भी नियुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं का नाम नहीं लगाया जाता था, मगर इस वर्ष पहली बार ऐसा मैंने खुद हर थाने के बाहर देखा है, शासकीय अधिवक्ता, विशेष शासकीय अधिवक्ता करके थाने के बाहर एक चस्पा किया गया। ये तो बहुत धन्यवाद दूंगा मैं इसमें राज्य सरकार का कि उसने ऐसा कदम कराया जिसपे स्ट्रिक्टली उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया है। बिल्कुल, ये जो छोटे छोटे प्रयास है, छोटे छोटे जो बदलाव किए जा रहे हैं, यही आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव का रूप धारण करेंगे। विजय जी, अगर आपने समाज का जिक्र किया था, आपको लगता है सामाजिक ताना बाना टूट रहा है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, ये भी एक बड़ी वजह बन पा रहा है ऐसे अपराधों को की तरफ जो युवा हैं, जो लोग हैं, प्रेरित होने के लिए? देखिए, हमारा जो समाज है हजारों साल से एक निश्चित पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों की वजह से, नए तरीके के आर्थिक विकास, नए तरीके की जरूरतों की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है भाई, एक बड़ा बदलाव चल रहा है हमारे समाज में। अब लड़कियां घर से बाहर निकल रही हैं पढ़ने के लिए, लड़कियां काम करने के लिए घर से बाहर निकल रही हैं, लड़कियों के पास दुनिया भर की जानकारियां हैं, उनके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्शन है, जिसमें ढेर सारी अच्छी जानकारी है, उतनी ही बुरी जानकारियां भी हैं। तो जब एक कम उम्र की लड़की हो या कम उम्र का लड़का हो,
तो कई बार उससे गलत चीजों की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो वहां भी काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि यहाँ परिवार की सबसे भूमिका होती है, दूसरा फिर स्कूल की भूमिका होती है, तीसरा उन बच्चों से जो जुड़े हुए सीनियर लोग हैं उनकी भी बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि वो उनको वॉच करें और देखें कि अगर वो गलत रास्ते पे हैं तो उन्हें जरूर सही रास्ते पे लाने के लिए समझाएं, खुद काउंसलिंग करें उनकी। और जहां तक बात है एफआईआर दर्ज करने की, थाने में कोई किसी पीड़ित महिला की अगर एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है तो ग्राम पंचायत से लेकर शासकीय अधिवक्ता, तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम पॉलिटिकल विंग्स जो गांव में उनकी कमेटियां होती हैं, मतलब इतने स्तर पर सहूलियतें हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत आती है। अभी 2-3 केसेस ऐसे आए हैं पिछले कुछ महीनों में जहां पे शुरुआत में पुलिस ने लापरवाही की, बाद में उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, निलंबित भी हुए वो। तो ऐसी घटनाएं तब भी हो जाती हैं। हमें बहुत हमारी मतलब सोसाइटी का सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हम संवेदनशील रहेंगे, सरकार के सख्त कानून, जो योगी सरकार ने जो सख्त कानून लगातार वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे लीकेजेज हैं, जहां पे गुंजाइश बनती है किसी अपराधी के बचने की, उसको ब्लॉक कर रहे हैं, पैक करके वहां उसको जेल भेजा जाना सुनिश्चित कर रहे हैं। तो समाज भी थोड़ा सा अगर सेंसिटिव होता है तो मुझे लगता है कि दोनों हाथ से ताली बजेगी और उससे मजबूत महिला सशक्तिकरण का जो हमारा अभियान है वो कहीं पूरा होता होगा, ज्यादा बेहतर ढंग से पूरा होगा। और महिलाएं अब हर मामले में बहुत ही अच्छी भूमिका अपनी निभा रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा इसमें 47 विधायक हैं, ये अपने आप में इतिहास है, यानी 403 में 47 महिला विधायक हैं। तो जाहिर है कि हर जगह लड़कियां देखिए पढ़ाई में कितनी आगे निकल रही हैं, नौकरियों में कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जागरूकता की अभी कमी है। महेश जी, आपको लगता है अवेयरनेस की कमी है? क्या आपको लगता है, जैसे आपने लीगल कमेटी का जिक्र किया, सर कह रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक लगातार कई कमेटियां हैं, कई अधिवक्ताओं का नाम है, आपको लगता है अवेयरनेस की जरूरत है? लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई अपराध होता है तो कहां संपर्क कर सकते हैं, किससे जाके मिल सकते हैं? मैं सबसे पहले यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि अवेयरनेस की ही कमी है। अगर अवेयरनेस दूर कर दी जाए तो इस तरीके की तुरंत, क्योंकि होता क्या है कि जब किसी के साथ कोई घटना घटित होती है, 2 से 3 घंटे घटना का पता चलने में लगा, किसी तरीके से उसकी माँ को पता चला या मदर भी विक्टिम हो सकती है, उसके बाद में फिर वो अपने फैमिली में जाती है, फिर वो बताती है, उसके बाद में वो अप्रोचेस लगाते हैं, तब जाकर के वो थाने पे जाते हैं। अब इसी तरीके से एक पिंक बूथ करके एक योजना दी गई, इसका भी मैं काफ़ी प्रोत्साहन कहूँगा राज्य सरकार का। मगर अगर आप देख लीजिए पिंक बूथ की आज स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में। बनाए तो गए हैं, मगर क्या वहाँ पे मौजूद रहती है पिंक बूथ पर? कोई भी नहीं रहता। इस तरीके से आप खुद भी देखें, प्रैक्टिकली चीजों पे बात करें हम लोग। बिल्कुल नहीं, लेकिन कुल मिलाकर छोटे-छोटे स्तर पर प्रयास। जी नहीं महेश जी, इसमें 112 जो पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, जहां से तुरंत मदद मिल जाती है, वो 20 मिनट के अंदर कोई न कोई पुलिस की गाड़ी घटनास्थल पे पहुंच जाती है। इसमें नो डाउट उपाध्याय जी, मैं इसमें नो डाउट मैं कह रहा हूं कि जो इस सरकार ने जितना भी काम किया, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। देखिए अभी कमियां हैं, लेकिन कमियों को सुधारने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और यही इसी प्रयास की कड़ी में जो कल एक संशोधन लाया गया कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई मामला आता है जो बेटियों से जुड़ा है, जो महिलाओं से जुड़ा है, उसमें अग्रिम जमानत नहीं, और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। समय की बेहद कमी है। आप दोनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा में आज हमने बात की कि कैसे महिलाओं की जो सुरक्षा का दायरा है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। एनसीआरबी के जो आंकड़े आए वो लगातार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला या बेटियों से जो जुड़े मामले, अपराध से जुड़े मामले, उनमें लगातार गिरावट आ रही है। सजा देने के मामलों में भी उत्तर प्रदेश काफी आगे है, अव्वल है, लेकिन अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। नमस्कार।